यलवन कला से प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीडी सर। सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। आज आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप स्वयं एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवांस में शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आप एक शिक्षक ही होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री का जो पोर्शन, विज्ञान का पोर्शन जो केमिस्ट्री है, उसका प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आकांक्षा सिंह, हैप्पी टीचर्स डे। आपको भी भाई टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उसका जो महा ऑफर चल रहा है 149 में आप लोगों को प्रैक्टिस बैच मिल रहा है 1 मंथ का। देखिए, इस जो प्रैक्टिस बैच मिल रहा है, आप लोग जो हमारे क्लासेज यूट्यूब पर हैं, आप उसको एक जगह हमारे यलवन क्लासेज प्रयागराज के ऐप पर देख सकते हैं। जो भी क्लासेज है हमारे, मंगनेश कुमार जी, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू। तो देखिए, जितनी क्लासेज यूट्यूब पर नहीं मिल रही हैं आपको, वह सारी क्लासेज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप 149 में ले लीजिए। आपको जो है पूरा सीरियल से वीडियो जितने यूट्यूब पर पड़े हैं, जो ऐप पर हैं, सब मिल जाएंगे। तो देखिए, हमारा जो ऑफर है केमिस्ट्री का सितंबर माह का प्रैक्टिस बैच मात्र 149 रुपए में है। वन 49 में देखिए, आज प्रैक्टिस सेट सितंबर मंथ का 4 नंबर प्रैक्टिस सेट है। तो हम 4 नंबर प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं और उनकी ट्रिक्स को कैसे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डाइंस given above in the decreasing order of their lambda max values। दिया गया है, इनमें आपको ये बताना है कि उनके लैम्डा मैक्स जो लैम्डा मैक्स के मान हैं, घटने का क्रम क्या है। प्रीति जी, हैप्पी टीचर्स डे। चलिए बताइए, क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डाइन गिवन अबव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लैम्डा मैक्स वैल्यूज। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, देख के बताइए जरा। देखिए, जब भी लैम्डा मैक्स निकालना हो तो सदैव इस चीज को ध्यान रखें कि कहीं होमो इनवर्डाइन नहीं तो है। देखिए, यह हमारा दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो सब में है, लेकिन यह हमारा क्या होगा, हेट्रो होगा। यह भी डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, इसलिए ये भी हेट्रो होगा और यह हमारा होमो होगा। आपसे हमने चर्चा किया था कि जो होमो इनवर्डाइन होता है उसकी बेस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और होमो इनलर की बेस वैल्यू जो होती है वह होती है बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। ये ओपन चैन है, इसकी भी बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर। इसकी भी बेस वैल्यू कितना, 214। इसकी भी बेस वैल्यू 214। ठीक।
तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा किसका होगा, ऐसे यही से तुरंत देख लेते, 2 की सबसे ज्यादा होगी। अब यहां देखिए एक रिंग रेजिड्यू यहां होगा, एक रिंग रेजिड्यू यहां, 2 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इसका होगा लैम्डा मैक्स कितना, 224। इसका देखा जाए तो एक रिंग रेजिड्यू यहाँ, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ, एक हमारा एक्सोसाइक्लिक होगा। तो 2 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू 10, एक एक्सोसाइक्लिक की वैल्यू 5, ये हो गया 229, और इसकी बेस वैल्यू इतना ही रह जाएगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी, 2 की, फिर 3, 1, 4, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको जल्दी से करना है तो हम तुरंत क्या करेंगे, ये होमो है, होमो की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तुरंत होमो पे जाएंगे। होमो की वैल्यू 2 सबसे ज्यादा है, और सबसे कम होगी कौन, जो साइक्लिक में नहीं होता है। तो साइक्लिक में 4 नहीं है, तो 2 और 4 लास्ट में, 2 सबसे ज्यादा, 4 सबसे कम, तुरंत सी ऑप्शन हम चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 1 gram of an organic solid is added to a 90 gram of pure water, the vapor pressure is lowered by 1%. What is the molecular weight of solid? Molecular weight of solid क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए जो फार्मूला होता है वो होता है P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए P0 हमारा इनिशियल प्रेशर की बात कर रहा है, कितना घट जा रहा है P0 सोल्यूशन का 1 डिग्री, तो सोल्यूशन का कितना है, इसमें से 1 डिग्री घट जाएगा। तो P0 माइनस, अब X2 देखिए, X2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू हम यम माने तो यम अपान यम कितना करा है, 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड है, तो 1 अपान यम प्लस कितना वाटर ऐड किया जा रहा है, 90 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया जा रहा है, तो 90/18 हो जाएगा। अब P0 माइनस P निकालना है, तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज कर रहा है, 1%, तो 0 पॉइंट लोअर्ड बाई 1%। अगर 1% का लोअर हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 0.9 P0 अपान P0, ये कितना हो जाएगा, P0 में अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 P0 अपान P0 इक्वल टू, देखिए 1/m इज वेरी वेरी लेस देन 19/18, तो ये घट कर क्या हो जाएगा, 1/m प्लस 19/18 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19/18, से हो जाएगा 18/m इंटू 90 हो जाएगा। देखिए ठीक।
तो कितना हो जा रहा है देखिए, P0 5 कितने से कट गया, 5 से 5m इंटू 0.1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। जीरो पॉइंट इक्वल टू m, तो m इक्वल टू 1/0.5 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। 0.9, एक इसका 0.01 P0 हो जाएगा, तो यहाँ 0.01 आ जाएगा, यहाँ पर 0.1 आ जाएगा, 0.5 बराबर 20। हाँ ठीक, ये कितने के इक्वल आ जाएगा, 20 के इक्वल आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, all allotropic form of carbon consist of sp2 hybridization and are good conductors. The graphite sheet can be folded to form cylinder type in the new discovered carbon nanotubes. Which of the statements given is are correct? First only, second only, both 1 and 2, neither one or not 2. ठीक है, बताइए जरा इसका क्या आंसर होगा। ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन, देखिए कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट पे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ग्रेफाइट पर, लेकिन डायमंड पर क्या होता है, sp3 होता है, अर्थात पहला स्टेटमेंट गलत कह रहा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट, जिसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट कर रहा है, तो अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, ये भी खत्म हो गया, हमारे पास बचा क्या, केवल 2 ही बचा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट शो कर रहा गलत है, तो 2 ही वनली, द ग्रेफाइट शीट कैन बी फोल्डेड टू फॉर्म सिलेंडर टाइप इन न्यूली डिस्कवर्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स, एकदम सही कर रहा है, उसको फोल्ड किया जाता है, सिलेंडर टाइप्स में भी बनाया जा सकता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ability of S block elements form peroxide or superoxide depends on which of the following: increasing cation radius, decreasing cation radius, valency charge। बताइए जरा। कह रहा द एबिलिटी ऑफ S block elements form to peroxide or superoxide depending on which of one of the following: इंक्रीजिंग कटायन ऑफ रेडियस, डिक्रीजिंग कटायन ऑफ रेडियस, वैलेंसी चार्ज। देखिए जब हम बात करते हैं कि यस ब्लॉक की जो एलिमेंट्स के पराक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की क्षमता होती है, वह साइज बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगर साइज बढ़ेगी इट मींस इंक्रीजिंग कटायन ऑफ रेडियस, अर्थात कटायन का जो रेडियस होगा, आयनिक त्रिज्या होगी कटायन की, वह बढ़ने से जो होता है, यस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वह ऑक्साइड, पराक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो सही आंसर क्या होगा, चौथे का ए। Which pair of molecules have identical shapes? कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जिनमें आपको आइडेंटिकल शेप बताना है। ये थोड़ा सा HCF2 और CO2 है।
इनके शेप्स बताना है, कौन सा हमारा आइडेंटिकल शेप्स है, बताइए जल्दी। इनमें कौन सा हमारा आइडेंटिकल शेप का है? जल्दी से बताइए आंसर, किसका शेप आइडेंटिकल हो। ऐसे देख लीजिए, जब भी आप ऐसे निकालना हो तो पहले सबसे सिंपल से जाइए, देखिए इसका टेट्राहेड्रल होगा, इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका क्या होगा, लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, डी होगा। इसका तो प्लेनर होगा, लेकिन इसका क्या होगा, लोन पेयर के कारण से शेप चेंज होगा। XC2 जो होता है, XCF2, इसका शेप लीनियर होता है ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर के कारण इसका शेप क्या होगा, लीनियर होता है। और सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी शेप क्या होता है, लीनियर होता है, अर्थात ये भी रेखी 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 ही होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सर किरण आया में, देखिए इसका लोन पेयर के कारण से ही इसका संरचना जो होता है रेखी होता है, ठीक। ये तो देखिए PF3 का अलग शेप होगा, इसका अलग शेप होगा, सही क्या ऑप्शन होगा, CO XCF2 और CO2 का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अरे इसमें लोन पेयर नहीं है भाई, इसमें है लोन पेयर। इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल, इसमें लोन पेयर है, ज्योमेट्री चेंज। सही ऑप्शन क्या होगा, XCF2। अगर निकालना चाहें तो सबको निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। मैग्नेस 5 का ए नहीं होता, क्योंकि SF6 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 इसका डिस्टार्टेड शेप होगा, डिस्टार्टेड शेप होता है, अर्थात जो शेप हमें हाइब्रिडाइजेशन से नहीं मिलना है वह कतई नहीं मिलेगा। और इसका शेप जो होता है टेट्रागोनल होता है, कैसे होता है, टेट्रागोनल होता है। यक्सी और कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर हाईवी वाटर। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट्स है जो हाईवी वाटर के लिए जो है करेक्ट नहीं है। डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, जो हाईवी वाटर होता है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, अर्थात ये स्टेटमेंट तो सही कहा गया। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर, ठीक है, ये भी वाटर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हायर देन दैट वाटर, लगभग D2O का जो हाईवी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 4 सेंटीग्रेड होता है, जबकि वाटर का 0 होता है। तो ये भी स्टेटमेंट। सरफेस टेंशन इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, यही गलत कर रहा है कि सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव, वह वाटर से ज्यादा होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है, यह जेरकोनियम PO4 का 4 टाइम्स के विलेयता गुणनफल के sp द्वारा इसकी मोलर सांद्रता को यस द्वारा रिप्रेजेंट करें। तो यस तथा KSP के बीच सही संबंध होगा। देखिए जेरकोनियम है ZR
PO4 4 है। थर्ड है जर्कोनियम 3 प्लस PO4। जो भी हो प्लस माइनस। देखा जाए अगर इसकी सॉल्बिलिटी यस हो तो 3s, इसकी 4 हो तो 4 यस हो जाएगी। के एस पी बराबर क्या हो जाएगा? 3s पावर 3 इंटू 4s पावर 3। 3 त्रिका 9 27 s पावर 3 गुणते 4 चौक 16 चौको 64, 64 चौका 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 64 गुणते 4, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 24 एक 25, 256, 256 इंटू 27 कितना हो जाएगा? 7 छंग 42 का 2, 7 पचे 35, 27, 7 पचे 35, 2 37, 7 दूनी 14, 14 3 17, 2 1 512 कितना हो गया? 2 5 6 6 27 7 42, 7 पचे 35, 3 38 होगा भाई। 7 42 को 2, 7 पचे 35, कितना होगा? 7 पचे 35 का 5 हो जाएगा। 7 ओ सॉरी 7 42 का 2, 7 पचे 35, 4 39, 7 दूनी 14, 3 17, 2 छंग 12 का 2, 2 पंचे 10 एक 11, 2 दूनी 4, 4 एक 5, 2 1 8 एक 9 6 6 बान। ठीक, दिस वैल्यू 4s पावर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 69 12 यस पावर 7 के एस पी। तो यस पावर 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? के एस पी अपान 69 12 और यस बराबर के एस पी बटे 69 12 पावर 1/7। अर्थात कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ए ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इस तरीके के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are feasible element? Select the correct answer using the code is given below. कौन सा ऐसा है जो स्वयं अल्फा बीटा गामा किरणें को रिलीज करता है, मतलब कि बाहर करता है? कौन सा कोष होगा? यूरेनियम होगा, यूरेनियम 235 92, यूरेनियम 92 238, प्लूटोनियम 94 290 239,
प्लूटोनियम 94 242। बताइए जरा आंसर। इनमें से आपको बताना है कौन फिजिबल होगा, अर्थात या कह सकते हैं कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा होगा। नहीं याद आ रहा? देखिए, जो परमाणु बम में यूरेनियम यूज किया जाता है, यूरेनियम 92 टू 35, और दूसरा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारा होता है वह प्लूटोनियम 239 94 होता है। आपको याद हो जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था, तो पहला परमाणु बम में जो पदार्थ लिया गया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वह था यूरेनियम। और जब नागासाकी पे गिरा था तो वह उसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया था वह हमारा था प्लूटोनियम। तो सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम और प्लूटोनियम, अर्थात ऑप्शन बी 1 एंड 3 वनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड which one of the correct order of acidic strength for the compounds in given below। इनमें से 4 दिए गए हैं, आपको अम्लीयता का क्रम बताना है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और सबसे कम कौन सा होगा। मुकेश कुमार जी, हैप्पी टीचर्स डे आपको भी भाई एडवांस में, क्योंकि आप लोग भावी टीचर बनने की ओर अग्रसर हैं। जल्दी से बता दीजिए। देखिए, एसिडिटी किस पर निर्भर करती है? जो अम्लीयता होती है, अम्लीयता वह निर्भर करती है माइनस आई ग्रुप। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्लस आई ग्रुप। एफ का ज्यादा होता है माइनस आई पावर, क्लोरीन कंपेरिजन ब्रोमीन कंपेरिजन आयोडीन। रोहित यादव करें 9th का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। सबसे देखिए पास में किसमें है? सबसे पास में एफ ग्रुप इसमें है, तो नंबर 1 ये हो जाएगा। अब इन दोनों में बराबर है, लेकिन एफ का माइनस आई पावर ज्यादा है, तो नंबर 2 पे ये चला जाएगा, नंबर 3 पे ये चला जाएगा, नंबर 4 पे। सबसे ज्यादा थर्ड का होगा, फिर किसका होगा? 1 का होगा। ऑर्डर क्या होगा? थर्ड इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन 2। 3142 है, हमारा डी ऑप्शन दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वर्क डन इन रिवर्सिबल isothermal expansion of an ideal gas is greater than that of the van der Waals gas when, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, when ideal gas undergoes expansion under adiabatic condition the vacuum internal energy is increases। which of the following statements is correct? इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट। देखिए, ये चीज याद कर लीजिए, डब्लू वर्क डन रिवर्सिबल माइनस डब्लू एर, डब्लू आइडियल माइनस डब्लू आई नॉन आइडियल, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। डब्लू
आइडियल गैस के रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। हमेशा यह याद करिए आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी वर्क डन ज्यादा होता है और इसका भी ज्यादा होगा। अच्छा चलिए ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी में बता दिया करिए सर। कह रहा है वर्क डन इन रिवर्सिबल, उत्क्रमणित आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वह आइडियल गैस का ग्रेटर होता है किसके, वंडर वाल्स इक्वेशन के लिए। नॉन आइडियल गैस को हम लोग क्या कहते हैं, वंडर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। ये याद कर लीजिए, आइडियल गैस के लिए सदैव जो आइडियल होगा वह नॉन आइडियल से ज्यादा होगा। अगर गैस आइडियल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होता है। अर्थात पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। जो पहला सही है, अब हमारे पास ये गलत तो पहला सही है, नाइदर एक गलत हो गया, ठीक है। पहला सही है तो ये भी चला जाएगा। अब बचे हमारे पास बोथ 1 एंड 2। जब कह रहा है कि व्हेन आइडियल गैस अंडरगोज एक्सपेंशन, जब आइडियल गैस हमारा एक्सपेंशन करती है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, हीट कांस्टेंट रहती है, इन वैक्यूम इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजेज। देखिए जब गैस का एक्सपेंशन किया जाता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, यह गलत कह रहा है इंटरनल एनर्जी घटती है, अर्थात यह स्टेटमेंट्स गलत है। तो कौन सा हमारा सही होगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वायरल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज रिटन एज which of the following gives the expression for the constant Bt for the van der Waals gas। बॉयल्स टेम्परेचर की बात कर रहा है, फॉर द Bt फॉर द van der Waals गैस इज, ये वैल्यू आपसे जानना चाहता है। देखिए इसकी जो वैल्यू होती है थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, आप याद कर लीजिए। इसकी वैल्यू जो होती है b माइनस ए अपान आर टी के बराबर होती है। ब्लैक बोर्ड पे आ नहीं पाएगा, कम से कम 2 पेज का इसका डेरिवेशन होता है, तो ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, इसका b माइनस ए अपान आर टी के बराबर होता है। कह रहा है कि यदि H प्लस एसिड प्लस बेस H2O का डेल्टा H की वैल्यू दे रहा है -13.7 किलो कैलोरी, then what is the heat neutralization of complete neutralization of 1 mole of H2SO4। 1 मोल H2SO4 के लिए कितना जरूरत पड़ेगी। देखिए H2SO4 जो दे रहा है ये क्या देगा, H2SO4 हमें देगा 2H प्लस, अर्थात H प्लस इंटू OH माइनस H2O, डेल्टा H वैल्यू इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी। कह रहा है 2H प्लस है तो इसको चाहिए 2OH माइनस, तो 2H2O बनेगा, अर्थात डेल्टा H बराबर -27.4 किलो कैलोरी हो जाएगा। क्योंकि यह एल्जेब्राइक इक्वेशन होती है, एल्जेब्राइक इक्वेशन होने के कारण से यह सदैव 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक मोनोबेसिक एसिड होता तो तब तो वैल्यू सेम यही हो जाती, लेकिन यह डाई बेसिक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए 2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 17.4 किलो कैलोरी के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में आपको बताना है। कह रहा है इट इज ए स्टेट फंक्शन, यह एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन तभी होता है जब डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1 लिखा जाता है, ठीक।
फाइनल माइनस अगर इनिशियल लिखा जा रहा है तो वो स्टेट फंक्शन कहलाता है। तो सही आंसर तो पहले ही हो गया। इट इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। जो स्टेट फंक्शन होते हैं वह पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। तो दिस इज आल्सो करेक्ट फंक्शन। अर्थात पहला दूसरा जिसमें सही होगा पहले उसको छांट ली। 1 3 वाले तो गलत हो गए, ये भी गलत हुआ। अब हमारे पास 1 and 2 ओनली। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर रैंडम प्रोसेस। एकदम सही कह रहा है कि अगर प्रोसेस रैंडमनेस होगा, रैंडमनेस का अर्थ होता है कि अनियमितता यदि ज्यादा होगी। प्रीति 13 का सी कह रही है, गलत कह रही है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी एंट्रोपी सिस्टम की जो होती है वह सदैव जो होती है पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो सही आंसर क्या होगा? 13 का डी ऑप्शन 1 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब टू 10.0 डेसीमीटर क्यूब and finally attain the mechanical equilibrium. What is the entropy change of the system and the surrounding respectively? R बराबर 2 किलो कैलोरी दिया गया है। चलिए देखते हैं जरा। कह रहा है 1 मोल कोई गैस है जिसको आइसोथर्मली समतापी पर एक्सपेंड किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब से। देखिए T बराबर दे रहा 300 केल्विन, V1 बराबर 1, V2 बराबर 10। फाइनली अटेन द इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज? आपसे जानना चाहता है कि एंट्रोपी चेंज कितना होगा। देखिए यह क्या है, एंट्रोपी का मिक्सिंग होगा तो क्या कहा जाएगा? डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू एन सी पी एल एन T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन V2 अपॉन V1। यहाँ टेम्परेचर आइसोथर्मली है तो T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। दिस वैल्यू तो यह टर्म कितने के बराबर हो जाएगा? डेल्टा एस इक्वल टू आर एल एन V2 अपॉन V1। ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा log 1। ये वैल्यू कितनी होगी? 2.303। आर की वैल्यू कितना हो गई? 2 दिया गया है, log 10 अपॉन 1 बराबर 2/3 6064 किलो। ठीक, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ये किसके निकली? सिस्टम की निकली एंट्रोपी चेंज। तो प्लस 4.6 दैट ऑफ सराउंडिंग। जब इतना सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब इतनी ही एंट्रोपी को हमारा जो होगा सराउंडिंग जो होगा वह रिलीज करेगा, अर्थात सराउंडिंग के साथ निगेटिव साइन जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा। वो प्लस 4.6 कैलोरी, इतना हमारा सिस्टम क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और इतना कैलोरी हमारा रिलीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जहां पर वर्क किया जाता है उसको सिस्टम कहते हैं। उसके सिस्टम के बाहर, जैसे इस क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है, या ये एक हमारा सिस्टम होगा, इसके बाहर जो भी कमरे के बाहर होगा पूरा यूनिवर्स का बचा हिस्सा सराउंडिंग कहलाता है। ठीक, चलिए लुकास परीक्षण क्या होता है?
सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड, ये तो आपको पता ही है। जो जो आ रहे हैं उनको पहले पढ़ लीजिए। हिंसबर्ग अपक्रमक क्या होता है? पैराटॉल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड या सल्फोन पैरासल्फोनिल क्लोराइड एक्वस KOH होता है। ये तो दो हमको पता है, आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा क्या? कौन सा बचा बताइए। कोई ऑप्शन देखिए जिसमें 1 का D हो और B का A हो। 1 का D कोई है? ये तो होंगे नहीं दोनों, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचे हमारे पास कौन कौन? 1 का D और 4 का A, अर्थात बी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ड्यूमा विधि, ड्यूमा विधि किसका में यूज किया जाता है? CO2 में। और जिंदाल विधि जो होता है H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ड्यूमा जो होता है वह नाइट्रोजन के परीक्षण में किया जाता है। जो ड्यूमा होती है या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का डिटर्मिनेशन में किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपक्रिया में HiO3 कार्य करता है उत्प्रेरक का, हेलोजन वाहन का, के ऑक्सीकारक का, के अपचायक का? बताइए जरा। जो HiO3 होता है यह बेंजीन, देखिए यह एक हमारा ऑक्सीकारक एजेंट होता है। तो HiO3 जो होता है यह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन होगा। उत्प्रेरक तो होगा नहीं, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गई है। क्वेश्चन ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। यस, में प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताइए जल्दी से। क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए यह ओजोनलिसिस है। जब इसकी ओजोनलिसिस करते हैं तो CH3C, ठीक, जब इसको H2O देते हैं तो ये कार्बन जो होता है यह कार्बन भी COH में बदल जाता है, ये भी कार्बन COH में बदल जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COOH HCOOH। एस्टिक एसिड और फार्मिक एसिड, तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद है, बताइए 18 नंबर क्वेश्चन। उपरोक्त अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा?
देखिए यह हमारा, इधर देखिए हम थोड़ा क्लियर कर दें, CH2Cl। वैसे आप लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा, AH होता है, RCl, AlCl3 देते हैं, तो यहाँ का HCl और यहाँ पर R जुड़ जाता है। ठीक, ये हमारा फ्रीडल। लेकिन जब इसको देते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वह हमारा CH2+ होता है, यह रीअरेंजमेंट होकर के CH3CH+ CH3 बनाता है। यह जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ने के बाद क्या देता है, हमारा देता है प्रोडक्ट CH3CH CH3CH3, अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन देता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 18 का सी ऑप्शन, आइसोप्रोपिल बेंजीन बनेगा। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन बनता है। कह रहा है कि एक ही धातु के समान संयुक्त वाले दो ब्लॉक्स को क्रमशः T1 तथा T2 ताप पर परस्पर एक दूसरे के संपर्क में लाया गया, नियत दाब पर ऊष्मीय प्रभाव प्राप्त करने दिया गया। इस प्रक्रम में एंट्रॉपी डेल्टा एस है। बताइए जरा आंसर इसका। देखिए दो ब्लॉक हैं, ऐसे सोचिए, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक ए है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो जो टेम्परेचर मिक्सिंग होगा वह T1 प्लस T2/2 होगा। अब हम ब्लॉक ए के लिए एंट्रॉपी का डिटर्मिनेशन करें तो एंट्रॉपी जो होता है डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू चेंज ऑफ एंट्रॉपी ऑफ बॉडी ए प्लस चेंज ऑफ एंट्रॉपी ऑफ बॉडी बी होता है। चेंज ऑफ एंट्रॉपी ऑफ बॉडी ए कितना होगा, डेल्टा एस ए की वैल्यू क्या होती है, CP/Ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल, CP/Ln T1 प्लस T2/2 अपॉन T1, अर्थात दिस वैल्यू इज इक्वल टू CP/Ln T1 प्लस T2/2 T1 होगा। सिमिलरली बॉडी डेल्टा एस बी कितना हो जाएगा, इसी तरीके से CP/Ln T1 प्लस T2/2 टाइम्स T2। अब डेल्टा एस ए और डेल्टा एस बी निकाल लीजिए। CP/Ln T1 प्लस T2/2 टाइम्स T1 प्लस CP/Ln T1 प्लस T2/2 टाइम्स T2। इस वैल्यू CP को कॉमन ले लीजिए, CP हो जाएगा, Ln हो जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बटे 4 टाइम्स T1 इंटू T2। कोई ऑप्शन है इसमें से, ट्रू नहीं होता है। CP/Ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बस। चलिए, तो हमारा ये ऑप्शन सही, ट्रू होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिक एसिड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उदासीनीकरण उष्मा होती है -13.6 किलो कैलोरी पर मोल, -13.6 किलो कैलोरी 1 मोल से अधिक ऋणात्मक, -13.6 किलो कैलोरी 1 मोल से कम ऋणात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जरा आंसर इसका। देखिए
स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस को जो डेल्टा एच होता है वह बराबर -13.6 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, अगर स्ट्रांग एसिड में कोई एक वीक हो गया, एनी वन ऑफ वीक, कोई एक इसमें से कमजोर हो जाए तो हमेशा उससे कितना वैल्यू, इससे थोड़ा वैल्यू कम आती है, अर्थात -13.6 किलो कैलोरी 1 मोल से कम और ऋणात्मक, इससे वैल्यू कम आती है लगभग, या वैल्यू 12 दशमलव समथिंग आती है। कितनी वैल्यू आती है इसकी? वैल्यू होती है -12 दशमलव समथिंग। तो ऋणात्मक तो रहेगी, अर्थात 1 मोल से कम होगी, -13.6 किलो कैलोरी से 1 मोल से कम ऋणात्मक। 21 कह रहा है 36.5 ग्राम HCl और 40 ग्राम NaOH के द्वारा उत्पन्न होने वाली उदासीनीकरण उष्मा का मान होगा। 36.5 ग्राम HCl के मोल कितने हो गए? 36.5 बच्चे 1 प्लस 35.5 बराबर 1 मोल। NaOH के कितने मोल होंगे? 40/23-16-1 बराबर 1 मोल। उदासीनीकरण उष्मा का मान कितना होगा? HCl 1 मोल HCl है प्लस 1 ही मोल NaOH है, दोनों उदासीन करके NaCl बना रहे हैं प्लस H2O बना रहे हैं, तो वैल्यू कितना होगी? वही वैल्यू होगी जो एक्चुअल वैल्यू होती है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर, अर्थात सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का डी ऑप्शन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर। बाईस कह रहा है किसी द्विपरमाणुक अणु में यमो सिद्धांत के आधार पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर आबंध मजबूत हो जाता है। देखिए नाइट्रोजन में कितना होता है? 3 बॉन्ड। जब N2 प्लस बन जाएगा, यहाँ पर देखिए NO में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 15, 2.5, तो N2 NO प्लस में कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 3.0। O2 में 2 होता है, O2 प्लस में कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। N2 में हमारा कितना होता है? N2 में 3 होता है, N2 प्लस में 2.5 हो जाता है। अब बचा हमारा C2 में, C2 प्लस में होता है 2.5, C2 में होता है 2.5 और C2 प्लस में होता है 2। C2 अरे अब बचा कौन सा हमारा? B2 बचा। B2 में होता है 1 और B2 प्लस में होता है 1.5। किसमें आबंध मजबूत हो जाता है, अर्थात किसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है? देखिए इसमें तो बी वाले में तो बढ़ नहीं रहा, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। अर्थात जिसमें ऑप्शन बी है वह सभी गलत है। बी ऑप्शन वाले कौन गलत है? ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बचा केवल डी। डी में तो बढ़ रहा है 1 से 1.5 हो रहा है, लेकिन नीचे सबसे उपरोक्त तो दो कौन से, और ए और सी, ए का भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, सी का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो केवल ए एंड सी। केवल डी तो एक ही होगा, लेकिन वहां पर क्या हो सकता है? 2 हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ए बी सी, केवल ए और सी का सही होगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए हैं एक देखिए कुछ में बॉन्ड ऑर्डर घट जा रहे हैं, तो सही ऑप्शन में देखा जाए तो केवल ए एंड सी होगा। पराक्साइड जेल में इस अपक्रिया का उत्पाद होगा, देखिए ये दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH का 5 टाइम्स COH, HBr का एडिशन करना है, तो HBr का एडिशन किसके अनुसार होगा, यहाँ पे देखिए पराक्साइड दिया गया है, पराक्साइड जब भी दिया जाता है तो सदैव एंटी मार्कोनिक का नियम लगता है। ज्यों देखा कि पराक्साइड दिया गया है त्यों समझ जाइए कि प्रोडक्ट किसके नियम के अनुसार लिखा जाएगा, एंटी मार्कोनिक नियम के अनुसार लिखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा Br CH2 CH 5 टाइम्स 2 का 5 टाइम्स COOH। कौन सा ऑप्शन है हमारा, हमारा बी ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है दीपक पटेल जी, 23 का बी ऑप्शन होगा। मार्कोनी प्रूफ लाइन लगेगा, पराक्साइड दे दिया तो प्रोडक्ट किसके अनुसार लिखा जाएगा, एंटी मार्कोनिक नियम के अनुसार लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामिति समवायता प्रदर्शित करता है, इसमें से बताइए कौन सा ऐसा है जो ज्यामिति समवायता को प्रदर्शित करेगा, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी सब लोग बताइए कौन सा ज्यामिति समवायता को प्रदर्शित करेगा। दीपक, नहीं याद आ रहा, देखिए यहां तो CH2 है, सिस ट्रांस बन ही नहीं सकता, ये भी गलत, ये भी गलत है। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 24 का C एंड D, 24 का वनली D ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पे देखिए इतना ग्रुप और इतना ग्रुप जो होगा समान होगा। यहां पर देखिए यह ग्रुप अलग है और इतना ग्रुप हमारा अलग है, यहां तो दो ग्रुप अलग ही है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। दीपक जी केवल डी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसमें कौन सा कथन सही नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं। पी ब्लॉक में 6 स्तंभ है, क्योंकि पी कोष के सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, यह स्टेटमेंट एकदम सही कह रहा है। चलिए दूसरा बात करते हैं। डी ब्लॉक में 8 स्तंभ हैं, क्योंकि डी उपकोष के कक्षक के भरने के लिए अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। डी ब्लॉक में कितने स्तंभ हैं, 8 स्तंभ करा। डी उपकोष के कक्षक भरने के लिए 8, डी ब्लॉक में 8 नहीं होते बल्कि कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत पड़ती है, अर्थात यही दूसरा स्टेटमेंट सी हमारा गलत होगा। प्रत्येक ब्लॉक के सभी स्तंभों की संख्या उस उपकोष में भरे जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये भी सही कर। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते समय अंतिम भरे जाने इलेक्ट्रॉनों का उपकोष उनके द्विगांशिक क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात n + L के द्वारा निर्धारित करते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन हमारा कौन सा है,
बी वाला गलत ऑप्शन है, इसी यही ऑप्शन हमारा सही होगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज्यादा संभावना है मात्र ए क्षेत्र में, मात्र सी क्षेत्र में, ए तथा सी के क्षेत्र में, ए तथा बी के क्षेत्र में। बताइए भाई। जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। बताइए जल्दी से। देखिए, ये नोड्स होता है। क्या होता है? नोड। नोड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती। जहां पर नोड्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं होगी। अर्थात जहां जहां बी होगा वह ऑप्शन हमारे गलत होंगे। ए तथा बी के क्षेत्र में गलत, मध्य क्षेत्र सी में पाया जाएगा। अगर मध्य क्षेत्र सी में पाया जाता तो ए में भी पाया जाता, अर्थात ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। हमारा सी तथा ए क्षेत्र में पाया जाएगा। क्लियर? अरे भाई, ए में पाया जाएगा तो सी में भी पाया जाएगा, और तो ये सी तो गलत हो गए। बी पे पाए जाना ही सक, क्योंकि नोट्स है, नोट्स पर कभी भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। सामान्यतः आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पर घटने तथा बढ़ने का गुणधर्म क्रमशः है प्रमाण त्रिज्या तथा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता तथा प्रमाण त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। सत्ताईस का बी कर रहे हैं। नीचे जाने पर विद्युत, ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है तथा विद्युत प्रमाण त्रिज्या बढ़ती है। तो पहले बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न अभिक्रिया में कौन सी असमानुपातिक अभिक्रिया है? निम्न से विकल्प को छांटकर लिखिए। केवल एक तथा दो, बी एक दो तथा तीन, सी करा एक तीन तथा चार, डी करा एक तथा चार। बताइए जरा आंसर। पहले असमानुपात अभिक्रिया होती क्या है? जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और ऑक्सीकरण संख्या
घटती भी, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती भी हो और घटती भी हो। इसमें देखा जाए तो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ भी रही है, घट भी रही है, अर्थात ये तो असमानुपातिक होगा है। जिसमें हमारा 1 है वह तो ऑप्शन सही है। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +6 है। यहां पर कितना है, +7 है, और इसकी है +4, तो ये भी होगा। अर्थात जिसमें 1 और 2 होंगे वह ऑप्शन हमारे सही होंगे। 1 एंड 2, अब जरा देखा जाए, यहां पर +7 है, यहां पर कितना है, +6, यहां पर +4। इसका देखा जाए तो +7 है, +2 है, +4 है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या है वह केवल प्रोडक्ट में देखना है, 1 एंड 2 सही होगा, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 23। जो ऑप्शन होगा हमारा वह कौन होगा, 1 एंड 2 ऑप्शन सही है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख लीजिए आगे की संख्या में क्या है सर, ऑप्शन 4 भी तो, ऑप्शन 4 भी है, केवल 1 तथा 4। करें दीपक जी, ऑप्शन 4 भी है सर, ऑप्शन ए मॉडिफाइड किया जाए, ऑप्शन 4 में देखा जाए, जनरली प्रोडक्ट में देखा जाता है दीपक जी, रिएक्टेंट की बात नहीं की जाती, प्रोडक्ट की बात की जाती है, केवल 1 तथा 2। निम्नलिखित अभिक्रिया में Kp बराबर Kc, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा ऑप्शन सही है, अरे भाई Kp बराबर क्या होता है, Kc RT पे पावर डेल्टा एन। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू बताइए। दीपक कर रहे हैं 29 का सी होगा। डेल्टा एन की वैल्यू देखिए, यहां पर गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 माइनस 3/2, दिस वैल्यू इक्वल टू -1/2। क्यों, क्योंकि डेल्टा एन बराबर क्या होगा, Np माइनस Nr होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो कितना हो जाएगा, Kp बराबर Kc RT पे पावर -1/2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपक एंड प्रीति, सी कैसे होगा भाई, केवल ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं गैसीय अवस्था में लिए जाते हैं, गैसीय अवस्था में ही लिए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन कौन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह नहीं कि इसके 2 धन 1 बराबर 3 करिए, यहां पर
1 धन 3/2 बराबर क्या लिख दोगे 5/2, ऐसा नहीं कर सकते। इसके मोल्स कितने हैं 3/2 हैं, इसके मोल्स कितने हैं केवल 1 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित करता है। देख लेते हैं सबका संरचना बनाकर, पहले इसकी देखते हैं 2 मिथिल इसकी जरा देखा जाए 4 मिथिल 1 पेंटीन, फोर मिथिल 2 पेंटीन, इसका देखा जाए 2 मिथिल 1 इन, सर केसी अरे 1 मिनट, हाँ सॉरी, देखिए जरा तो केसी बराबर पूछा है ना, यहाँ से हाथ वापस आइए तो देखे केसी बराबर क्या हो जाएगा केपी अपान आरटी पावर -1/2, अर्थात केसी बराबर केपी, अरे सॉरी सी सही होगा, देखिए हमसे गलती हो गई, सही आप लोगों ने किया था, हमें से दिमाग में केपी इक्वल टू केसी हमेशा था, केसी इक्वल टू केपी आरटी पावर 1/2। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ज्यामितीय समन्वयता प्रदर्शित करता है। देखिए ज्यामितीय समन्वयता कौन सा प्रदर्शित करेगा, देखिए सिस ट्रांस इसी में पॉसिबल है, अरे ये दोनों ग्रुप सेम नहीं शो कर सकता, यहां भी H2 सेम नहीं शो कर सकता, यहां भी CH3 यहां भी 2 H2 सेम नहीं शो कर सकता, केवल हमारा ये शो करेगा, अर्थात 4 मिथिल पेन 2 इन ही शो करेगा। ठीक, तो ये हमारा शो करेगा, तो यही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर खत्म होती है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने परिचितों के पास, जिससे वो लोग भी वीडियो देख करके हमको भी कुछ
ये कहिए कि हमारा चैनल ग्रोथ कर जाए बस। देखिए, आप लोग शिक्षक दिवस आज है, आप लोग सभी लोग शिक्षक बनने की राह पर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज इस शिक्षक दिवस पर आप लोग ये बना लीजिए मन कि नेक्स्ट शिक्षक दिवस हम अपने स्कूल में ही मनाएंगे। अगला जो शिक्षक दिवस हो 5 सितंबर, सितंबर 2026 का आप कोचिंग संस्थानों पर न मनाएं, बल्कि हमारी इच्छा है कि आप मनाएं अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय में। यह तभी संभव होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप इतना मेहनत करिए कि एक सीट, देखिए कितनी सीटें हैं इससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको चाहिए एक सीट, एक ही तो सीट चाहिए, एक सीट पर आपको सिलेक्शन लेना है, या मान के चलना है कि इतनी हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम एक सीट पर क्वालिफाई कर जाए। तो आज यहीं पर क्लास खत्म होती है, कल आपसे पुनः हम सब लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी, तब तक के लिए आप सभी लोगों के लिए टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं सहित बधाई हो आप लोग को। तो कल हम लोग पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। अच्छा बताइए, कुछ लोग पेट के एग्जाम देने जो जा रहे हैं उनके लिए भाई हमारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कल के पेट के एग्जाम के लिए। तो कल क्लासेज आपकी हो सकता है थोड़ा सा डिले चले, क्योंकि पेट में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो ड्यूटी करने के 5 बजे तक एग्जाम ही है, उसके बाद ही आएंगे, तो आपको चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा कितनी बजे क्लास होनी है। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। एक बार पुनः हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू।